तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बहुत सिंपल से वर्डों में हम समझते हैं इसको। वो ये कह रहा है ये जो लीनियर पेयर की इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, आपको ये बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और वो किस बेस पे बताना है, इनके रेशियोज फाइंड आउट करके A1/A2 B1/B2 और C1/C2। देखो पहले तो हम ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो भी इक्वेशंस हमें दे रखी होती है उनकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? देखो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर पेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देख रहे हो क्या ये इक्वेशन इसी के जैसी है। देखो यहाँ पे ax है ax है, by है, लेकिन इक्वल की दूसरी साइड 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। आप देख रहे हो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल की दूसरी साइड आ गई है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेकर आना होगा और इक्वल की दूसरी साइड 0 बनाना होगा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले मैं ये काम करता हूँ दोनों इक्वेशंस में कि ये जो 7 है इसे दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। तो आप देख रहे हो 3/2 x प्लस 5/3 y, और ये 7 जो प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ax प्लस by प्लस c। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन को बनाएंगे। देखो ये है आपके पास 9x माइनस 10y, और ये 14 जो प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का, -14 इज इक्वल टू 0। अब आपको बस इतना सा काम करना है। अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं, तो अब इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे। देखो लीनियर जो इक्वेशंस होती हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं। तो ऑन कंपैरिजन विद दो इक्वेशन होती है मेरे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को मैं इससे कंपैरिजन करूंगा और एक दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को इस वाले से कंपैरिजन करूंगा और यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनके रेशियोज निकालने हैं और उन रेशियो के बेस से बताना है क्या ये क्वेश्चन आपके जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन के साथ में कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक, तो अब आपको बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये याद रखनी है, देखना है कि देखो अगर यहाँ पे जो x के साथ में टर्म आ रही है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है या कहीं फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो जैसे x वाली टर्म आपकी फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो दूसरी वाली इक्वेशन में भी x वाली टर्म को फ्रैक्शन में बना लो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। कैसे? जैसे ये 9 है तो इसके अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं भाई, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 तो लगा ही सकते हैं उसे फ्रैक्शन में बनाने के लिए। तो यहाँ पर 9 के अपॉन में 1 लिख लो, ये फ्रैक्शन में आ गई। सिमिलरली आप देखोगे y के साथ वाली जो नंबर है वो भी फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इस y के साथ वाले को भी फ्रैक्शन में बनाएंगे इसके अपॉन में 1 लिख करके। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इस वाले को भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप अगर कंपैरिजन करते हो तो देखो x के साथ में A1 है पहली वाली इक्वेशन में और x के साथ में यहाँ पर 3/2 है, तो A1 की वैल्यू 3/2 आ गई। मैं कंपैरिजन किया तो यहाँ पर देखा कि A1 की वैल्यू 3/2 आ गई। y के साथ में B1 है तो y के साथ में 5/3 है, तो B1 की वैल्यू आ गई 5/3। कांस्टेंट टर्म C1 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -7 है। एक और चीज आपको साइन नहीं छोड़ना है, साइन साथ लेकर के चलना है। ठीक है, और A1 B1 C1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है। दूसरी वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करना है। तो आप अगर देखते हैं तो यहाँ से A2 की वैल्यू जो x के साथ में है वो A2 है, यहाँ पे x के साथ में A2 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 9/1। ठीक, इसी प्रकार से आपको देखना है B1 B2 की वैल्यू, y के साथ में B2 है, y के साथ में यहाँ पे -10/1 है, साइन नहीं छोड़ना है, तो -10/1। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे C2 है, कांस्टेंट टर्म -14 है, C2 और यहाँ पे आ गया -14। ठीक है जी,
आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो अगर इस तरीके से दिमाग न लगाना चाहो तो देखो ये x के साथ में ये a1 है, ये b1 है, ये वाला c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हमें निकालने हैं इनके रेशियोज में हमें पहले a1/a2 फिर b1/b2 निकालना है। ठीक, पहले ये दो रेशियो निकालना है, उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें तीसरा रेशियो निकालना है या नहीं निकालना है। पहले a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 कितना है अपने पास, आप कह रहे हो a1 की वैल्यू है 3/2, a1 की वैल्यू है 3/2, ये अपॉन का साइन है, अपॉन का साइन लगाएंगे। अब a2 की वैल्यू लिखेंगे, a2 की वैल्यू है 9/1। आप अच्छे से देख लो, मैंने वैसे भी इसमें 1 लगा करके इसको अपॉन में बना लिया है क्योंकि मेरे पास दोनों नंबर फ्रैक्शन में हो जाएंगे। a1 की वैल्यू 3/2 है, a2 की वैल्यू 9/1 है। अब देखो हमारे पास इन्हें कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता है और बीच वाला नंबर बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 3 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 अपॉन 2 की 9 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18। ऊपर वाले नंबर को 3 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। सिंपल। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया 1/6। ठीक, जैसे हमने a1/a2 निकाला ऐसे ही हम b1/b2 निकालते हैं। तो देखो b1/b2, भाई b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5/3, तो इसे लिख देंगे 5/3। अपॉन है यहाँ पे, अपॉन का साइन लग रहा है, ये लगा दो। b2 कितना है अपने पास यहाँ पे -10/1। सेम कैलकुलेशन रहेगी, ऊपर वाली संख्या की सबसे नीचे वाले नंबर से और ये बीच वाले की बीच वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, अपॉन 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 जा 30, और माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, वैसे माइनस का साइन ऊपर भी आ सकता है, नीचे बीच में कहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 1/-6। क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं? आप देख रहे हो ये 1/6 है, ये वाला 1/-6 है। भाई यहाँ पे प्लस का नंबर है, ये वाला माइनस का नंबर है। नंबर तो देखने में सेम लग रहे हैं दोनों, 1/6, लेकिन एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम c1/c2 नहीं देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब हम c1/c2 देखते हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, आओ हम अपने टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पे जो हमारे टेबल में होता है वो होता है कि कंसिस्टेंट। ठीक है, ये टेबल मैंने इंट्रोडक्शन में समझा रखी है, जा करके देख लें वहाँ पे। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। इन दोनों इक्वेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस हैं, बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है रेशियो के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। 11 है, इसे इस साइड लेके जाएंगे, इधर 0 बनाएंगे। ये -22 है, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इधर 0 बनाएंगे। तो बना लेते हैं पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो 5x - 3y, और ये 11 जो प्लस का है इधर आ जाएगा, माइनस का = 0, -10x + 6y, और ये 22 जो माइनस का है इधर आ जाएगा, प्लस का = 0। अब हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनके रेशियोज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली वाली इक्वेशन को सबसे पहली वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो a1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो a1x + b1y + c1 = 0 है, तो x के साथ में a1 है, यहाँ पे x के साथ में 5 है, तो a1 की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक, y के साथ में b1 है, y के साथ में -3 है, तो b1 की वैल्यू आ गई -3। कांस्टेंट टर्म c1 है, कांस्टेंट टर्म -11 है, तो c1 की वैल्यू आ गई -11। डायरेक्टली समझ सकते हो a1 b1 c1। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। a2 b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22। ठीक है, a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 22। ठीक, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों वैल्यू स्टैंड आउट हो गई 6। अब हमें क्या करना होता है, इनके रेशियोज लेने होते हैं। रेशियो लेते हैं, देखो तो अब देखेंगे आप a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे। तो a1 कितना दे रखा है 5,
अपॉन A2 कितना दे रखा है -10। सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये रह गया ऊपर 1 नीचे रह गया -2। ठीक है, अब निकालेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 क्या है आपके पास, B1 की वैल्यू है -3 अपॉन B2 की वैल्यू है आपके पास 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया आपके पास -1/2। आप देख रहे हो दोनों बिल्कुल सेम नंबर है, ये भी 1/2 है माइनस का, ये भी 1/2 है माइनस का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस नीचे है, ऊपर है या बीच में है, तीनों जगह माइनस की वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, तो यानी कि A1/A2 B1/B2 सेम आ गए। देखो भाई, अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो हम C1/C2 नहीं निकालते, लेकिन अगर सेम आते हैं तब हम C1/C2 निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे C1/C2। आप देख रहे हो C1 की वैल्यू है -11 और C2 की वैल्यू है 22। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये आ गया -1/2। ठीक है, देखो भाई A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों वैल्यू सेम है, 1/-2 1/-2 1/-2, मतलब माइनस कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि तीनों आपकी वैल्यू जो है बराबर आ गई। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों आपका -1/2 है। ठीक है, इक्वल है। ये तीनों वैल्यू अगर बराबर आती हैं, टेबल की तरफ देखते हैं तो देखो, अगर हम टेबल पर जाते हैं, अगर तीनों वैल्यू बराबर होती हैं तो उसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो, उसे कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा, यानी कि जिनके सॉल्यूशंस आते हैं उन्हें कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये आपका होगा कंसिस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आ जाएगा कंसिस्टेंट। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि आपको बताना है कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, तब आप यहाँ पे डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक, इसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इस केस में हमने इसे बता दिया ये कंसिस्टेंट है। ठीक, तो ये था इसका फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है। आपको देखना सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, मतलब ये जो 8 है ये इधर दूसरी तरफ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ये 12 है ये भी साइड जाएगा, मतलब A1x + B1y + C1 = 0, इस फॉर्म में इन्हें लेकर आना है। तो देखो, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ तो 4/3 x + 2y और 8 प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का = 0। ठीक, दूसरा 2x + 3y और ये 12 प्लस का है इधर आ जाएगा माइनस का = 0। अब आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है इक्वेशंस। ठीक, बस आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है, मैंने बताया कि जैसे x के साथ वाला नंबर फ्रैक्शन में है तो दूसरे वाले x के नंबर को भी आप फ्रैक्शन में बना लो, कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। मतलब ये 4/3 है, इस 2 के अपॉन में 1 लिख करके इसे फ्रैक्शन में बना दो, बाकी नंबर्स को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ देखो, अब हमारा अगला काम क्या होता है कि सबसे पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म्स की जो इक्वेशंस होती हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, उनके रेशियोज निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले A1x + B1y + C1 = 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी कंपैरिजन फर्स्ट वाली से करेंगे, इस वाले की कंपैरिजन सेकंड वाले से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं कंपैरिजन। x के साथ में A1 है, x के साथ में 4/3 है, तो A1 की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, y के साथ में B1 है, y के साथ में 2 है, तो B1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। कांस्टेंट टर्म C1 है, कांस्टेंट टर्म -8 है, C1 की वैल्यू आ गई -8। डायरेक्ट भी समझ लो A1 B1 C1, सिमिलरली A2 B2 C2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में तो A2 की वैल्यू है 2/1, B2 की वैल्यू है 3 और C2 की वैल्यू है -12। ठीक है जी, रेशियोज निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें निकालना है A1/A2। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 अपॉन, और A2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2/1। ठीक, इस वाली कंडीशन को सॉल्व करने का जो हमने तरीका बताया वो ये कि जो सबसे ऊपर वाला नंबर है वो सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता है, बीच वाला नंबर बीच वाले के साथ में मल्टीप्लाई करता है। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 1 जा 4 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये नंबर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ गया 2/3। ठीक है जी, अब आपको निकालना B1/B2। देखो भाई, B1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और B2 की वैल्यू दे रखी है 3। B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3। देखो क्या ये दोनों रेशियो सेम है या नहीं है। तो आप देख रहे हो A1/A2 2/3 आया, B1/B2 भी 2/3 आया। अगर दोनों रेशियो सेम आते हैं तो हम C1/C2 निकालते हैं, नहीं आते तो नहीं निकालते C1/C2। इस केस में हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -8 और C2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -12।
12। देखो भाई माइनस से माइनस कट गया ये, ठीक। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आ गया आपका 2/3, ठीक। आप देख रहे हैं 2/3, 2/3 और 2/3, यानी कि तीनों रेशियोज आपके इक्वल हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है जी। ये सारे रेशियोज की वैल्यू 2/3 आई है। अब टेबल की तरफ जाते हैं। अगर तीनों रेशियोज आपके इक्वल होते हैं उस केस में हमारे सॉल्यूशन जो होता है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। इसने हमसे यही पूछा आपको ये बताना क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आएगा कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट को भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, आप चाहो तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिख सकते हो, ठीक। तो बस उसने क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि इनमें आपको ये देख करके बताना है रेशियोज के साथ में कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।